आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक का पांचवा भाग। पांचवा भाग में क्या है, क्रिया के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग कक्षा हो गया है इसका संज्ञा से अव्यय तक का, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में देख लिए हैं। आज हम लोग क्रिया के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद में फिर अगले क्लास में हम लोग संज्ञा से अव्यय तक का जो बचा हुआ जो टॉपिक है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम लोग क्रिया के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा। ठीक है, क्रिया की परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्रिया की क्या परिभाषा है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, जाना, खेलना, पीना, पहनना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब। ठीक है, यहाँ पे देखिए जाना, जाना में क्या है, जाने की क्रिया हो रहा है। खेलना में क्या है, खेलने का क्रिया हो रहा है। रोना में रोने का क्रिया हो रहा है। सब में ये मतलब क्या है, क्रिया हो, मतलब होने का यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। ठीक, फिर आगे देखेंगे हम लोग क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद में देखिए कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। उसमें देखिए पहला है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। ठीक, जिस क्रिया के साथ, देखिए जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को ध्यान से समझना है, तभी स्पष्ट हो पाएगा। ठीक, और एक बार देखते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया क्या है ये तो समझ में आ गया है। ऊपर क्रिया वाला जो परिभाषा देखिए उसमें से स्पष्ट हो गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया में क्या होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, मोहन फल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोहन फल खाता है, मतलब यहाँ पे फल खाता है, मतलब यहाँ पे खाने का क्रिया हो रहा है। और इसी के साथ में कौन सा कर्म हो रहा है, फल ना, फल खाने का कर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए खाना यहाँ पे क्रिया के साथ में, फल कर्म है। ठीक, उसके बाद में फिर दूसरा में देखिए राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ना क्रिया के साथ में, पुस्तक कर्म है। ठीक, फिर सीता गीत गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गाने का क्रिया हो रहा है। ठीक, गाना की क्रिया के साथ में गीत कर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे सीता गीत गाने का काम कर रही है। ठीक है, मतलब गाने का काम कर रही है, लेकिन क्या क्या गाने का काम कर रही है, गीत गाने का काम कर रही है। ठीक है, तो कर्म क्या हो गया, गीत हो गया। ठीक, उसके बाद में फिर आगे हम लोग दूसरा भेद देखेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, देखिए अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है, तथा उसका फल कहाँ पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ ये परिभाषा स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। ठीक है, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। यहाँ पे देखिए जैसे राम रोता है। ठीक है, राम रोता है, मतलब यहाँ पे कुछ मतलब कर्म यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, मतलब यहाँ पे कर्म है नहीं, मतलब राम रोता है, तो ये जो और उसका फल कहाँ पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, मतलब राम रोता है, रो तो रहा है, लेकिन ये मतलब यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक, और ये जो रो रहा है तो उसका
प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कर्ता में ही पड़ रहा है। मतलब राम रो रहा है और राम पे ही उसका रोने का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है उसका स्पष्ट हो गया होगा उससे। ठीक, राधा हंसती है। ठीक है, मतलब राधा हंसती है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। ठीक, मतलब कुछ कर्म ही नहीं है, लेकिन राधा हंस रही है और हंस रही है, और तो राधा पे ही असर उसका पड़ रहा है या उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आकर्मक क्रिया में होता है। ठीक, उसके बाद में फिर क्रिया के कुछ अन्य भी भेद हैं, उसको उसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रतियोगिता परीक्षा में कभी बहुत ज़्यादा डीप से अगर क्वेश्चन बनाता है तो ये जो अन्य भेद है इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, और बनता भी है। इसीलिए हम लोग क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्न हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। परिभाषा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सहायक क्रिया क्या होता है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। ठीक है, मतलब सहायक तो उसी को कहेंगे जो मुख्य का सहायता करे। ठीक, तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे यहाँ पे घर जाता, ये घर जाता ये मुख्य हो गया, और हूँ यहाँ पे क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं घर जाता ये मुख्य क्रिया हो गया, और हूँ क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। यहाँ पे वे हंस ये मुख्य है, और रहे थे ये सहायक क्रिया। उसके बाद में फिर दूसरा देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ है। ठीक, मतलब जो बीता हुआ क्रिया है। जैसे यहाँ पे देखिए श्याम भोजन करके सो गया। ठीक है, मतलब भोजन करके सो गया मतलब वो पहले मतलब करके सो गया। ठीक, तो इस तरह से ये पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद में फिर आगे देखेंगे नाम बोधक। ठीक है, नाम बोधक क्रिया। देखिए नाम बोधक क्रिया क्या है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक नाम बोधक बनती है। ठीक है, ये नाम बोधक क्रिया क्या है, संज्ञा पढ़ लिए हैं, संज्ञा के बारे में भी। ठीक है, विशेषण के बारे में भी पढ़ लिए हैं। तो ये संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से क्या होता है, नाम बोधक क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए लाठी। लाठी क्या है, एक मतलब वस्तु का नाम है, मतलब ये संज्ञा है। ठीक, और मारना, मारना क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे संज्ञा के साथ में क्रिया यदि जुड़ेगा तो नाम बोधक होगा। तो यहाँ पे संज्ञा के साथ में क्रिया को जोड़ेंगे, मतलब लाठी मारना को, ये लाठी मारना, तो ये नाम बोधक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा देखेंगे दुखी। ये दुखी क्या है, विशेषण है। ठीक, उसके बाद में होना क्या है, क्रिया है, और इसका जब संधि कर देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, दुखी होना। ठीक है, मतलब दुखी होना ये नाम बोधक क्रिया बन गया। ठीक है, उसके बाद में फिर चौथा में क्या है, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। ठीक है, मतलब द्वि मतलब क्या होता है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, मतलब यहाँ पे देखिए द्विक्रमक क्रिया, मतलब दो कर्म हो रहा है यहाँ पे, छात्रों और हिंदी। ठीक है, तो ये द्विक्रमक क्रिया हुआ। उसके बाद में फिर पांचवा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। ठीक है, मतलब संयुक्त मतलब क्या है कि दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण, वह खाने लगा, और दूसरा है आप आते जाते रहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर पांचवा है क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक, ये क्रियार्थक संज्ञा क्या है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति,
ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा में क्या होगा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई संज्ञा नहीं, जब कोई क्रिया क्या होगा, संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ आप उदाहरण में देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े, ये हम लोग आज क्रिया के बारे में पूरा हम लोग उसका अर्थ क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसके बारे में देखे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग अगले जो टॉपिक है उसको अगले दिन अगला क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।